नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद रितु यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे चल रहा था हमारा, उसमें 5 जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो गए थे और आज 6ठा चैप्टर जो है ये हम देखते हैं, सेवा क्षेत्र। वैसे मैं मानती हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे जो है यह बोरिंग है, लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जो चीज़ ज़्यादा बोरिंग होगी, जो साइलेंट होगी, वही सबसे ज़्यादा बाद में शोर करती है। तो आप अभी तो इसको इसलिए नहीं पढ़ रहे होंगे कि भाई ज़्यादा बोरिंग लग रही है, टफ है, आंकड़े हैं, लेकिन यही चीज़ जो है ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना और पढ़ाई करो। टफ है ये तो हमने माइंड में बना रखा है कि भाई टफ है, इकोनॉमिक सर्वे है, टफ है। टफ कुछ भी टफ नहीं है, जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कि सेवा क्षेत्र जो है उसका योगदान जो है वो कितना है प्रचलित मूल्य के ऊपर और स्थिर मूल्य के ऊपर। हम देखते हैं प्रचलित मूल्य के ऊपर सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो 2018-19 में तो था 4.11 लाख करोड़ रुपए, और जो 2022-23 में बढ़कर कितना हो गया 5.73 लाख करोड़ रुपए। और इसकी जो वृद्धि हुई है, पूछी क्या जाती है, यही पूछी जाती है, वृद्धि कितनी हुई है 8.65%, यानी कि 8.65% की वृद्धि हुई है। ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है, यानी कि 2018-19 में तो 4.11 लाख करोड़ थी, बढ़कर कितनी होगी 5.73 लाख करोड़। स्थिर मूल्य के ऊपर देखते हैं, 2018-19 में थी 2.78 लाख करोड़ रुपए और 2022-23 में कितनी हो गई है 3.21 लाख करोड़ रुपए। और इसकी कितनी वृद्धि हुई है 3.65% की जो वृद्धि है वो हुई है स्थिर मूल्यों के ऊपर। क्लियर है सभी को, प्रचलित मूल्य के ऊपर और स्थिर मूल्य के ऊपर। फिर आता है कि सेवा क्षेत्र जो है इसका सकल राज्य मूल्यवर्धन जो है उसमें हिस्सेदारी कितनी है। तो स्थिर मूल्य के ऊपर और प्रचलित मूल्य के ऊपर दोनों पे सेम है, 43.74% जो है वो इनकी सेम है। अब इनका उप क्षेत्रों में योगदान आता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो सेवा क्षेत्र का योगदान किस में है। तो व्यापार, होटल तथा जलपान गृह जो है इसमें सबसे ज़्यादा है 27.69%। दूसरे नंबर पे स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर जो सेवाएं आती हैं उनमें आता है 24.62%। अन्य सेवाएं आती हैं उनमें 19.57%। परिवहन, भंडारण एवं संचार पे आता है 11.78%। वित्तीय सेवाओं पर आता है 9.27% और लोक प्रशासन सेवाओं का जो योगदान है उसमें 7.07% जो है वो सेवाओं का योगदान आता है। क्लियर है सभी को ये चीज़ें? इसमें ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो किस में है, तो व्यापार, होटल तथा जलपान गृह में है 27.69%। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट है सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, 21 मार्च को सूचना प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसकी महत्वपूर्ण योजनाएं या कार्यक्रम संचालित हैं, जैसे आता जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल जो है ये 13 सितंबर 2019 को आता है। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 4(2) के तहत 115 विभागों में चल रही 331 योजनाओं की 690 बिंदुओं की जानकारी जो है वो जन सूचना पोर्टल के तहत प्रदर्शित की जाती है। तो स्टार्ट होता है 13 सितंबर 2019 को। डायरेक्ट इसमें सनी पूछी जाती है। नेक्स्ट आता है राजस्थान संपर्क पोर्टल 181। इसमें क्या होता है कि भाई पहले तो क्या है कि थानों में जाके हमें रिपोर्टें देनी पड़ती थी, लेकिन अभी सिस्टम ये चला है 181 पे कि घर में बैठे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया किसी से या धोखाधड़ी हो गई, तो हम क्या करते हैं 181 पे डायरेक्ट कॉल मिलाते हैं और बात कर देते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा देते हैं, जो क्या है कि संबंधित जो थाने होते हैं, जो भी कार्यालय होते हैं उनमें पहुंच जाती है। लेकिन वैसे इसका दुरुपयोग तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कई जगह हो भी रहा है कि भाई छोटी सी भी अनबन हो गई तो थाने में कौन चल कर जाए, डायरेक्ट 181 पे कॉल करते हैं और अपनी समस्या सोल्व करवा लेते हैं। ये आती है कि केंद्रीय कृत शिकायत निवारण मंच के रूप में कार्य कर रहा है और 181 है टोल फ्री नंबर। एक आता फाइबर टू होम। विभाग के द्वारा बीएसएनएल के साथ किए गए समझौते के अनुसार राजस्थान की ग्राम पंचायतों में मौजूदा भारत नेट नेटवर्क
इसमें क्या है कि ये भी ग्रामीण जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनमें नेटवर्क उपलब्ध करवा रहा है। भारत नेट नेटवर्क जो है इसके तहत भी नेटवर्क ही उपलब्ध करवाया जा रहा है ग्राम पंचायतों में। और इसी योजना का उपयोग करते हुए फाइबर टू होम में प्रति 5 FTTH कनेक्शन ग्रामीण राजकीय कार्यालय जो भी हैं, जो भी विद्यालय हैं, चिकित्सालय हैं, उनमें स्थापित किए जाएंगे ताकि उनमें कोई भी नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आए, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। एक आता राजनेट एवं राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत नेटवर्क समाधान जो है वो प्रदान किया जा रहा है। ये भी एक नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए ही शुरू किया गया है। एक आता ई मित्र सेवा वितरण। राजस्थान ने 2002 में सबसे बड़ा एकल एकीकृत सेवा वितरण प्लेटफॉर्म ई मित्र लॉन्च किया था। वर्तमान समय में 80,000 से अधिक कियोस्क का नेटवर्क है। राज्य में 14,891 से अधिक ई मित्र प्लस कियोस्क स्थापित है ताकि भाई लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, तो जगह जगह ई मित्र सेवा केंद्र खोल दिए गए हैं। एक आता है राजकाज। राजकाज में क्या होता है कि जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनसे संबंधित जो भी डेटा होता है वो राजकाज से हम ले सकते हैं। जैसे आने वाली जो भी पीढ़ी है उसके लिए केंद्रीकृत IT प्लेटफॉर्म होगा ये, जो कार्यालय की उत्पादकता को बढ़ाएगा। सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी जो सभी कार्य हैं ना वो SSO, इसके ऊपर राजकाज में क्या होता है कि एक SSO ID बनती है। उस SSO ID में कर्मचारी की सारी डिटेल्स होती हैं कि उसको क्या करना है, क्या लेना है, क्या देना है, सारी चीज़ें जो है वो SSO से कनेक्टेड होती हैं। फिर एक आता है राज किसान साथी। जन आधार पर आधारित पोर्टल जो खेती करने में आसानी प्रदान करता है, जिसके माध्यम से 29 G2C, 28 G2B जो डायरेक्ट बिजनेस होता है उससे कनेक्टेड होता है। एक आता 33 G2G सेवाएं जो है प्रदान की जा रही हैं। तो राज किसान साथी, इसमें भाई खेती के नए नए जो उपकरण हैं वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। एक आता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अभय। जो भी अपराध हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस है उसको सहायता देने के लिए, कहीं भी अपराध हो रहे हैं या फिर मान लो ये क्या है कि राजस्थान पुलिस की सहायता के लिए चलाया जा रहा है कि ताकि अपराधों को कम किया जा सके। इसमें क्या है कि जगह जगह पे GPS और CCTV कैमरा जो हैं वो लगाए जा रहे हैं और इसमें 7 संभागीय मुख्यालय और 26 जिलों में सेंटर स्थापित होंगे ताकि वो घूम घूम कर इन चीज़ों पर निगरानी रखते हैं ताकि अपराध कम हो सके। ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए राजस्थान पुलिस की सहायता के लिए चलाया गया एक प्रोग्राम है। तो ये होता है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। एक आता है राजस्थान जन आधार योजना। लागू कब होती है? 1 अप्रैल 2020 को, लेकिन आ कब गई थी? 18 दिसंबर 2019 को आ गई थी, लेकिन लागू जो है कंप्लीट होती है 1 अप्रैल 2020 को। इसमें क्या होता है कि जन आधार कार्ड में एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान होती है। परिवार का जो होता है वो एक 10 अंकीय कार्ड होता है तथा मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य का 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या जो है वो इसमें होती है। राज्य स्तर के ऊपर इसमें निगरानी है वो आयोजन विभाग रख रहा है, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर रख रहा है और यह राजकोम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर के द्वारा कार्यरत है। तो ये आती है राजस्थान जन आधार योजना। भामाशाह की जगह जन आधार चल गया। अब एक आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है ये 1983 में बनता है। इसके द्वारा स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जो है इसकी स्थापना हुई है जोधपुर में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो ये बनाया जाता है 28 फरवरी 2022 को और अभी जो बनाया गया था वो भरतपुर में बनाया गया था 28 फरवरी 2022 को। राजस्थान फाउंडेशन स्थापना कब होती है? 30 मार्च 2001 को राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना और इसके तहत एक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ है माटीरो संदेश। पर्यटन क्या है कि 2022 में पर्यटकों की संख्या कितनी है? टोटल देखते हैं 986.32 लाख है, जिसमें से स्वदेशी कितने हैं? खुद के देश के और विदेशी। स्वदेशी जो है वो है 983.24 लाख और विदेशी है 3.08 लाख, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या है? स्वदेशी हैं। 4 से
7 दिसंबर 2022 के दौरान शेरपा बैठक उदयपुर रणकपुर पाली में आयोजित हुई। उदयपुर और रणकपुर पाली में आयोजित होती है शेरपा बैठक। 19 व 20 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत समारोह है जहान ए खुसरो जो है इसका आयोजन होता है अल्बर्ट हॉल जयपुर में। 1989 में पर्यटन जो है उसे उद्योग का दर्जा दिया गया, जिसमें राजस्थान प्रथम है पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला। पर्यटन की टैगलाइन होती है भारत का अतुल्य राज्य। टैगलाइन अलग है, भारत का अतुल्य राज्य, एक आता स्लोगन। लोगो क्या है, तो राजस्थान पर्यटन का लोगो आता पधारो मारे देश। इससे पहले था जाने क्या दिख जाए, क्या दिख जाए, पता नहीं राजस्थान में जाने क्या दिख जाए। 9 सितंबर 2020 को नई राजस्थान पर्यटन नीति जो है वो लागू होती है। तो नई पर्यटन नीति हो गई 9 सितंबर 2020 को। पर्यटकों के लिए सुरक्षा के लिए 3 पर्यटक पुलिस थाने हैं। कहाँ कहाँ हैं, जयपुर में, जोधपुर में और उदयपुर में 3 पर्यटक पुलिस थाने हैं, ताकि पर्यटकों को कोई भी दिक्कत आए उनकी सुरक्षा के लिए थाने बनाए गए हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को बनाया जाता है। राजस्थान पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को। 16 अप्रैल 2021 को पेइंग गेस्ट हाउस स्कीम एक आती है, गेस्ट हाउस स्कीम, ये आती है 16 अप्रैल 2021 को लागू होती है। 21 अक्टूबर 2021 को राजस्थान होमस्टे योजना 2021 लागू होती है। स्वागत केंद्र है सीकर में। पर्यटक सूचना ब्यूरो है अहमदाबाद में। एक आता गोडवाड़ पर्यटन सर्किट, कहाँ है, गोडवाड़ क्षेत्र आता है, ये पाली जाल और बाड़मेर सिरोही वाला। ट्राइबल जो सर्किट आता है, जो ट्राइबल एरिया है वो आता है उदयपुर बांसवाड़ा दक्षिण में। उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का जो ट्राइब एरिया है अनुसूचित जनजातियों वाला, वो सर्किट बना दिया एक, चारों को मिलाकर। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना आती है 27 सितंबर 2021 से शुरू होती है। इसके तहत क्या है कि उद्यमी जो है उनको 25 लाख तक के ऋण के ऊपर ब्याज अनुदान दिया जाता है 9%, कि भाई 25 लाख तक का ऋण लोगे तो उस पर 9% का अनुदान है वो दिया जा रहा है। एक इसी के तहत पुरातत्व एवं संग्रहालय देखते हैं। तो पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के द्वारा पुरा संपदा नामक शोध पत्रिका जो है इसका प्रावधान किया जाता है। इस विभाग के द्वारा कई स्मारक और संरक्षण जो है उनका कार्य प्रारंभ है, जैसे हर्षदेवल शिव मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में, इनका कार्य, इनके संरक्षण का कार्य किया जा रहा है पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के द्वारा। सूर्य मंदिर आता है बूढ़ातीत कोटा में। सेठानी का जोहड़ा आता है चूरू में। अब ये देखो कल्चर भी क्लियर हो रही है, यहाँ पे हो रही है ना कि भाई सेठानी का जोड़ा कहाँ है, चूरू में। मीनार युक्त कूप बूटियाँ कहाँ है, चूरू में। जल महल कुम्हेर भरतपुर में। किशोरी महल भरतपुर। भवानी नाट्यशाला झालावाड़। एक आता छनेरी पनेरी देवालय झालावाड़ में। शेरगढ़ किला बारा में। अटरू तालाब ए शाही बाड़ी आती है धौलपुर में, बाड़ी धौलपुर में आता है। एक आता सुख महल 84 खंभों की छतरी बूंदी में। और एक आता पूरा स्थल धूलकोट जो है ये आता है उदयपुर में। रूठी रानी आ गया चित्तौड़गढ़। देवताओं की साल मंडोर में है। चांद सिंह की छतरी आती है सीकर में। एक आता देव स्थान विभाग। वरिष्ठ नागरिक, इस देव स्थान विभाग जो है इसके तहत वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना एवं सिंधु दर्शन जो योजना है ये चलाई जा रही है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक जो है उनको मुफ्त यात्रा। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना जो है इसमें 1 लाख की वित्तीय सहायता दी जा रही है। और एक आती है मोक्ष कलश योजना, ये देव स्थान विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं हैं। मोक्ष कलश योजना जो है ये कोविड आया था अभी, कोविड-19 के दौरान जो भी परिवहन संसाधन थे वो बाधित थे, मतलब परिवहन के ऊपर बैन था, नहीं आ जा सकते थे कहीं। तो आरएसआरटीसी के द्वारा क्या है कि गरीब परिवारों के मृत परिजनों की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जन करने के लिए क्या है कि अस्थि कलश के साथ परिवार के 2 सदस्यों को हरिद्वार की निःशुल्क यात्रा जो है वो इसके तहत करवाई गई थी, ताकि भाई जो मृत परिजन है उनको कोई दिक्कत नहीं हो, मृत जो परिजन है उनको कोई दिक्कत नहीं हो, वो उनकी अस्थियों का विसर्जन अच्छे से कर सके। तो ये जो योजना है ये आरएसआरटीसी के द्वारा चलाई गई थी। तो ये जो भाई हमारा 6 का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने इसमें ले लिए हैं। कहीं कोई दिक्कत आए तो बता देना, वैसे कहीं दिक्कत आप लोगों की है भी नहीं, वरना इस तभी कमेंट्स नहीं करते आप।
तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।